Hello friends, my name is Dil. Welcome to my YouTube channel udesh.com. Friends, as I started this journey of democracy with the first chapter is the power sharing. So let's continue the chapter and we will go ahead and we will know about the Sri Lankan accommodation. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बेल्जियम एकोमोडेशन के बारे में बताया था, तो अगर आपने अभी उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच कर लीजिए बिकॉज वो हमारे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप उसे मिस कर जाते हैं तो शायद आप अपने बोर्ड्स में कुछ मार्क्स को भी मिस कर जाएंगे बिकॉज वो उससे बोर्ड्स में हर वक्त कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं, आई थिंक इन द फॉर्म ऑफ 1 मार्क्स और इन 3 मार्क्स. So please watch that video and if you have any doubts you can ask me just by writing in the comment box and I will try to give you the best answer as possible as I can. So friends, let's start the topic that is a Sri Lanka accommodation. Sri Lanka, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1948 एक ऐसा समय था जब श्रीलंका हमारे देश इंडिया से अलग हुआ और वो इंडिपेंडेंट हुआ. तो मैंने यही बताया था कि वहाँ पे 2 डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, दैट इज़ द सिन्हाला स्पीकर्स एंड द तमिल स्पीकर्स. सिन्हाला 74% में थे, पूरी श्रीलंका में मेजोरिटी में थे, और तमिल्स जस्ट 18% थे और वो माइनॉरिटीज़ में थे. लेकिन तमिल स्पीकिंग पीपल में भी 2 सब ग्रुप्स थे, दैट इज़ द श्रीलंकन तमिल्स विद 13% population and the Indian Tamils with the 5% population. आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये दोनों कौन थे कम्युनिटीज़. श्रीलंकन तमिल्स वो तमिल्स पीपल्स थे जो कि श्रीलंका में उनका बॉर्न हुआ, वो उनका जन्म हुआ था और वो वहीं के परमानेंट रेसिडेंट्स थे. लेकिन इंडियन तमिल्स वो तमिल्स पीपल थे जो कि प्लांटेशन पीरियड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वो भारत से श्रीलंका में आए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर्स. तो श्रीलंका में ऐसा क्या, उन्होंने ऐसा कौन सा मैनर अपनाया एकोमोडेशन का, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा. जो एग्ज़ाम्पल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी दिया था कि मानिए कि हम सभी एक क्लास रूम में बैठे हों और हमारे क्लास का एक मॉनिटर हो. वो बेशक पढ़ाई में बहुत अच्छा हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है. वो अपने रूल्स, अपने आइडियाज़ को जस्ट हमारे पे इम्पोज कर देता है और हमारे आइडियाज़ को डिसरिगार्ड करता है या डिसगार्ड कर देता है. तो शायद आपको बुरा लगे और कुछ समय के लिए आप उसकी बातों को सुने या फिर उसके रूल्स को माने. लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आप भी परेशान हो जाएंगे, आप में भी इतना एंगर आ जाएगा कि आप उसके खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ जस्ट गोइंग एंड कंप्लेनिंग टू अ टीचर अबाउट हिम. तो क्या होगा, आप में और क्लास के मॉनिटर में क्लैशेस होंगे जो कि क्लास के लिए अच्छा नहीं है. तो यही सेम चीज़ श्रीलंका में हुई थी. हमें लगा कि बेल्जियम में लोगों ने ये बात को समझा कि अगर हम किसी भी कम्युनिटी के आइडियाज़ को, किसी भी कम्युनिटीज़ के बिलीव्स को अगर डिसगार्ड करते हैं तो उससे हमारे उसके कंट्री में क्लैशेस होने की संभावना बढ़ सकती है, सिविल वॉर हो सकता है जो कि वहाँ के लिए अच्छा नहीं होता. लेकिन श्रीलंका में लोगों ने इस बात को नहीं समझी. हुआ क्या, वो आपको मैं बताऊँगा आगे चल के. श्रीलंका में जब इलेक्शंस हुए थे तो सिन्हाला स्पीकर्स ने वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट्स को जीता और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की. क्योंकि वही पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में थे तो इसलिए उनका जीतना ही स्वाभाविक था. एट 74% थे पॉपुलेशन में. ठीक था कि अगर यहाँ तक ये बात थी कि वो डेमोक्रेटिकली उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया. लेकिन इसके आगे जो स्टेप्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जो उन्होंने रूल्स इंट्रोड्यूस किए, वो एक डेमोक्रेटिक, आई थिंक मेरे हिसाब से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसे रूल्स नहीं होने चाहिए. जैसे कि उन्होंने अपने 8 साल बाद उन्होंने 1956 में एक एक्ट लाया. उस एक्ट में उन्होंने ये कहा कि हम सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सिन्हाला स्पीकर ही थे तो उनका लैंग्वेज जो था वही ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया.
फिर दूसरा ये कि जो बुद्धिस्ट थे, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स थे वो अधिकतर बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, और जो तमिल पीपल थे वो या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम्स थे। तो बुद्धिज़्म बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री। देन थर्ड, जितने भी सिन्हालाज पीपल्स थे उन सभी को रिजर्वेशंस मिलने लगे थे इन द गवर्नमेंट बॉडीज, इन द इंस्टीट्यूशंस, इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिससे कि जो तमिलियंस पीपल थे उनको लगा कि उनके इंटरेस्ट, उनके जो अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट था वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। उन्हें लगा कि अगर हमें इस कंट्री में कुछ जगह ही नहीं मिल सकती तो फिर हम क्यों इस कंट्री में रह रहे हैं। तो इसका यही रिजल्ट हुआ कि 1960s to 1980s में उन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट दैट इज़ द एलम की उन्होंने मांग स्टार्ट कर दी, लेकिन सिन्हालाज ने इस मांग को भी डिसगार्ड कर दी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? सिविल वॉर स्टार्ट्स हो गए। सिविल वॉर स्टार्ट्स हुए तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी फैमिली में अगर फाइट्स होंगी तो उसका बुरा असर उस फैमिली पे ही पड़ेगा, और ऐसा ही कुछ श्रीलंका में भी हुआ, जहाँ पे कि दो प्रोमिनेंट ग्रुप्स सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स में फाइट स्टार्ट्स हो गए, जिससे कि श्रीलंका को बहुत ही बुरा इकोनॉमिक सेटबैक हुआ, जिसका कि हम इफेक्ट देख सकते हैं कि एच डी आई रैंकिंग जो कि UNDP हर साल निकालती है, जिसमें कि उसकी रैंकिंग जो थी 72 से 144 पे आ गई थी इन 2008। तो आप सोचेंगे कि ये HDI क्या होता है। HDI इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि UNDP दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम एवरी ईयर पब्लिश करती है, जिसमें कि वो डिफरेंट नेशंस को ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड मैनी अदर टर्म्स पे वो कंपेयर करती है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेवलपमेंट्स वो हर एक कंट्रीज़ को रैंकिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें कि डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड नेशंस की बात की जाती है। तो सिन्हाला जहाँ पे कि उसका रैंकिंग 72 था, अब वो 144 पे आ गया, जस्ट डबल उसको डाउनफॉल हुआ उसका। अभी प्रेजेंटली इंडिया की रैंकिंग आई थिंक 131 या 140 है, और उस वक्त श्रीलंका की 144 थी। सो कितना बुरा हाल हो गया था आप सोच सकते हैं। लेकिन श्रीलंका ने 2008 में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड के जो थे, दैट इज़ UNO एंड मैनी अदर पीसफुल ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब ने अपने आप को इस प्रॉब्लम में मीन्स यू कैन से सॉल्यूशन निकाला उसका, और उन्होंने श्रीलंका में हो रहे सिविल वॉर्स को रोका। और जस्ट सिविल वॉर्स रुकने के बाद उनकी जो रैंकिंग थी SDI की, जस्ट वो दोबारा राइज अप हो गई, मतलब अब वो दोबारा 144 से 73 पे आ गए। तो इसे कहते हैं बाउंस बैक, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इंसान वहीं से सीखना स्टार्ट करता है जहाँ पे वो फेल होता है। A person begins to learn something and to become successful from the point where he fails. श्रीलंका में कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ पे वो लोग फेल हुए 2008 में सिविल वॉर के कारण, उन्होंने उसको ओवरकम किया, और जस्ट उसके कुछ सालों बाद उन्होंने 2017 में 2017 की ये यू कैन से सेंसस है, जहाँ पे कि उनकी जो SDI रैंकिंग थी वो 73 पे थी। सो दिस वॉज अबाउट द श्रीलंका एकोमोडेशन। तो हमने क्या देखा कि बेल्जियम में भी था और श्रीलंका में भी था, दोनों में कमीशंस हुए, लेकिन डिफरेंस क्या था? डिफरेंस एक ही था, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये था कि माना कि दोनों ही नेशन डेमोक्रेटिक इलेक्टेड थे, लेकिन जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नहीं हो सकते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी का वर्ड्स में छुपा हुआ है पावर शेयरिंग। ये आपको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट वाज द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो डेमोक्रेसी के वर्ड में ही पावर शेयरिंग वर्ड छुपा हुआ है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है? इट इज़, अगर हम एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करें तो वी कैन एक्सप्लेन दैट इट इज़ द
form of government which has been formed by the majority of the people of a nation. तो अगर आप पीपल्स की मेजोरिटी के पे अगर आप रिप्रेजेंट करते किसी भी नेशन को, तो ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक माइनॉरिटीज कम्युनिटीज़ को भी देखिए, उनके भी आइडियाज़ को रिस्पेक्ट दें, जो कि बेल्जियम में हुआ लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ. सो दिस वॉज द ओनली डिफरेंस जिसके कारण श्रीलंका में कुछ ही समय के लिए बहुत ही बुरा लोगों पे इफेक्ट पड़ा. और 1980s to 2008 ये बहुत ही बुरा समय था श्रीलंका के लिए. सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको और लोगों को तक पहुंचाएं, शेयर करें. एंड वन मोर थिंग आई लेफ्ट टू टेल यू अबाउट दैट कि श्रीलंका में जिस तरह के उन्होंने गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, उस गवर्नमेंट को उन्होंने एक नाम दिया था. वो नाम ये था, इट वॉज द मैजिटोरियन गवर्नमेंट. मीन्स मैजिटोरियन क्या होता है? मैजिटोरियन गवर्नमेंट मीन्स it is a type of or a form of government in which a particular person or a community came in power with the majority approvals, but it suppresses the minorities, its interests, its ideas by imposing its own rules and regulations over it. सो आपको, मुझे शायद आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो. अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को बार बार देखें, और अगर तब भी ना हो तो प्लीज़ अपने डाउट्स मुझे दें. मैं आपके डाउट्स को पूरा वेलकम करूँगा, और जितना हो हो सकता है मैं आपको उसके बेस्ट से बेस्ट आंसर्स दूँ. सो टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना. गुड बाय.